वेलकम टू आर पाठशाला। मैं आपका पवन भैया। आज आप और हम मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की पोइट्री सेक्शन में पोम नंबर 2। जी हाँ, इस पोम नंबर 2 का नेम क्या है, इसका टाइटल क्या है, आइडेंटिफाई करिए। देखिए जरा, येलो में फायर और ब्लू में आइस। एग्जैक्टली इस पोम का नेम हो जाता है फायर एंड आइस। जी हाँ, लेट मी नो हु इज द कंपोजर ऑफ द पोम। अरे भाई बिल्कुल ठीक पहचानते हैं आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया की ये सेकंड पोम है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, इसका नेम है फायर। तो आगे हम कैरी ऑन करेंगे, इस वन शॉट में आज पूरी इस पोम को कवर अप करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस पोम के इंट्रोडक्शन। जी हाँ, पहले हम समझेंगे कि इस पोम में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमको क्या बताने की कोशिश करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने इंक्लूड किया द पोम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ द टू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का मानना यह है कि दुनिया दो तरीके से खत्म हो सकती है। वो दो वे कौन से हैं, वो टू वेज कौन कौन से हैं, दैट इज आइस और फायर। या तो आइस और दूसरा फायर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बर्फ से दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, भाई केवल आग लगने से क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने इन दो वर्ड्स को लेकर सिंबलिज्म का यूज किया। जी हाँ, भैया ने बताया फायर हियर सिंबलाइजेस द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, क्रूरटी, ग्रीड एक्सेट्रा। जी हाँ, इंसान की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आज मेरे पास साइकिल है, कल को भाई मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे पास बाइक आ जाए तो भाई मेरे को जो है ना वो कार चाहिए। और जब मेरे पास कार आ जाए तो पर्सनल प्लेन चाहिए। मीन्स इंसान की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स, वो कभी खत्म नहीं होती। और इन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही इंसान गलत तरीके अपनाता है, रॉन्ग वे हायर करता है और कहीं ना कहीं खुद को और इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जी, ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया बात करते हैं आइस की। आइस सिंबलाइजेस इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशंस, हेट्रेड फॉर अदर्स एक्सेट्रा। जी, तो आइस का रूट वर्ड जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने उठाया, वो उठाया है नफरत, जो हम दूसरों से करते हैं। जलन, जेलसी फील करते हैं ना, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अरे भाई वो कैसे आगे बढ़ रहा है। जी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने कहा कि दुनिया को आग लगाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बर्फ पिघला के बहाने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया में, पब्लिक में, लोगों में, हम में और आप में, ये दो चीजें जो हैं, ये दो ही चीजें पर्याप्त हैं पूरे वर्ल्ड को, इस गॉड की लविंग क्रिएचर को, इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और कौन कौन सी हैं? फायर यानी कि डिजायर, और आइस मीन हेट्रेड। जी हाँ, आगे कैरी ऑन करेंगे। द पॉइंट इज द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कंपेयर। पॉइंट दोनों को कंपेयर करता है, तो पॉइंट ये पाता है कि बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटेंट हैं, दोनों इस लायक हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड, कि दोनों ही इस दुनिया को कंप्लीट एंड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। जी हाँ, इंट्रोडक्शन में हमने बड़े अच्छे से समझा कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमें दो मैसेज देना चाहते हैं। एक तो अपनी जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, लेकिन ग्रीड, लालच जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड थिंग इज हेट्रेड, नफरत को कंट्रोल करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे। हमने कहा था, हमने सीखा है कि विदाउट वॉकर नथिंग इज पॉसिबल। जी हाँ, लर्निंग इम्पॉसिबल हो जाती है जब तक हमारी वॉकर स्ट्रॉन्ग ना हो। तो इस पोम में इंक्लूड होने वाले कुछ वर्ड मीनिंग्स को हम अंडरस्टूड करेंगे, देखेंगे यहाँ ध्यान से कि फर्स्ट वर्ड हमने जो यहाँ सेलेक्ट किया है पोम से, वो वर्ड है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है? रियून, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना।
जी हाँ, हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल्ड विद, मतलब एग्री विद। जी हाँ, तो हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हैं वो एग्री करते हैं, वो फेवर करते हैं आइस का नहीं, फायर का, क्योंकि खुद वो ग्रीडी रहे हैं, लालची रहे बचपन में, होता है, बच्चों की आदत होती है। द नेक्स्ट वर्ड इज सफाइस, मींस बी सफिशिएंट। जी हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने ये बताया कि दुनिया में आग लगाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बर्फ में बहाने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान में ये दो चीजें आ जाएं, पहला ग्रीड यानी कि फायर और दूसरा आइस यानी कि हेट्रेड, तो ये दो चीजें सफाइस यानी कि सफिशिएंट है टू डिस्ट्रॉय और टू एंड द अर्थ। जी, द नेक्स्ट वर्ड इज पेरिश। पेरिश मीन्स डाई और डिस्ट्रॉय। जी हाँ, दुनिया को खत्म करने के लिए और नष्ट करने के लिए ये दो ही चीजें, एक फायर और दूसरी आइस, एक ग्रीड दूसरी हिट, बोथ आर इक्वली एंड सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओके, तो आफ्टर वो क्या हम आगे कैरी ऑन करेंगे अपनी फॉर्म को। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। क्या आप सभी तैयार हैं? देखिए, स्टैंजा वाइज जब हम एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, स्टैंजा हमको अच्छे से समझ आ जाता है, तो हमने किसी भी चैप्टर के किसी भी फॉर्म के क्वेश्चन आंसर्स कलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ डिस्प्ले पे आपके शो है स्टैंजा नंबर फर्स्ट। पहले हम स्टैंजा नंबर वन को रिसाइट करेंगे। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने ये बताया, some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से, ग्रीड से, लालच से खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिजायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सबसे इन आइस, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भाई आइस से, बर्फ से, यानी कि हेट्रेड से, नफरत से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ दिस, तो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने क्या कहा, बोले भाई मैंने तो डिजायर को टेस्ट किया है, मैंने तो ग्रीड को टेस्ट किया है, दैट्स व्हाई आई होल्ड विद दोज हु। तो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता हूं जो फायर को यानी कि डिजायर को फेवर करते हैं। आगे देखेंगे इस एक्सप्लेनेशन को एक बार और। इन दीज लाइन्स द पोएट एनालाइजेस द व्यूज ऑफ द पीपल ऑन द टू अपोजिट two possible causes for the end of the world. जी हाँ, on one side there are people who believe that the world will end because of fire. Here fire represents extreme desire, anger and greed presents within him. जो फायर है वो रिप्रेजेंट करती है डिजायर को, एंगर को और ग्रीड को। ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर फायर। दूसरी साइड में वो लोग हैं जो आइस को फेवर करते हैं। हियर आइस रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन इमोशंस ऑफ हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस। सो कीप रिमेंबर, यहाँ जो दो मेन वर्ड हमारे आते हैं बेटा, इनको हमें फोकस करना है। द फर्स्ट वर्ड इज फायर। फायर किसके लिए यूज हुआ? फायर इज यूज फॉर डिजायर, डिजायर के लिए यूज हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो नेक्स्ट वर्ड है आइस, तो अगर ये पूछ लिया जाए बेटा कि आइस किससे बिलोंग करता है, तो हमने आइस को, आइस पे भी फोकस करना है हमने। आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना है, फायर सिंबलाइज करती है डिजायर को और आइस रिप्रेजेंट करती है हेट्रेड, नफरत को। आगे कैरी ऑन करेंगे इस एक्सप्लेनेशन को। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस द पोएट बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर। तो पोएट क्या बिलीव करते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? फायर से, मतलब डिजायर से, ग्रीड से, एंगर से नष्ट हो जाएगी। जी, इन अदर वर्ड्स एक्सेस और टू मच ऑफ एनीथिंग कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जी हाँ, इन शॉर्ट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अति किसी भी चीज की भली नहीं होती।
एक्सेस कुछ भी हो वो डिस्ट्रॉय करेगा वर्ल्ड को, दुनिया। आगे कैरी ऑन करेंगे हम एक्सप्लेनेशन को। तो हमने डिस्प्ले पे देखा है यहाँ स्ट्रेंजा नंबर 2 पोम के सेकंड स्ट्रेंजा में हम एक बार फिर से लाइंस को रिसाइट करेंगे। व्हाट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया कहते हैं कि अगर डिजायर के बाद भी, फायर के बाद भी दुनिया नष्ट होनी है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइज is also great and would suffice। जी हाँ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमारे क्या बताते हैं? In these lines, the poet thinks that if the world had to end twice, ice would also be able to destroy it completely। जी हाँ, इसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आइस भी मीन्स हेट्रेड भी कैपेबल है, जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। जी, for the poet, ice or hatred is as powerful as fire or desire and will be sufficient to bring an end to this war। जी, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का मानना है कि चाहे नफरत हो या लालच हो, दोनों ही इस दुनिया को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए सफाइस मीन्स सफिशिएंट, hence their existence। Sorry, here the poet wants to highlight that hatred, discrimination, intolerance, etc. are long lost। हमारा पोइट हमको ये बताने की कोशिश करता है कि जो हेट्रेड है, नफरत, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, इंटॉलरेंस है, असहनशीलता, एक्सेट्रा, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग टाइम चलती है। ऐसा नहीं कि आज लड़ाई झगड़ा हुआ और आज ही खत्म हो गया, वो झगड़े लाइफ टाइम चलते हैं। एंड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हेंस देयर एग्जिस्टेंस विल स्लोली बट श्योरली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जी हाँ, अगर ये लगातार रह जाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी दुनिया को, हमारी अर्थ को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो दोनों संज्ञा की पोम को हमने स्टडी किया, हमने रीड आउट किया। अब हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। इस पोम में दो संज्ञा में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया? तो द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी। हम सबको पता है इमेजरी क्या होती है। इमेजरी का मतलब होता है कोई इमेज हमारी आंखों के सामने। जब भी मैंने बात की ग्रिड की, कार की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, पर्सनल फ्रेम की, एक इमेज हमारी आंखों के सामने। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने बात की हेट्रेड की, नफरत की, तो कहीं ना कहीं कोई इमेज हमारी आंखों के सामने बनी कि हाँ, कोई ना कोई एक इंसान दूसरे से कहीं ना कहीं वो नफरत करता है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, विविड इमेजेस ऑफ फायर एंड आइस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, हमारे दिमाग पे विजुअल इंपैक्ट पड़ा ना, कहीं किसी लड़ाई झगड़े की तो कहीं दूसरे लड़ाई झगड़े की इमेज हमारी आंखों के सामने। दैट्स व्हाई फर्स्ट लिटरेरी टर्म इज इमेज। The next literary term for poetic device is used here, that is the antithesis। जी हाँ, some say the word will end in fire, some say in ice। Fire और ice एक्चुअली एंटीथेसिस है क्या, पहले ये समझते हैं। एंटीथेसिस में दो अपोजिट आइडियाज रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि दोनों सेम वे में यूज होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ कहा गया फायर एंड आइस आर अपोजिंग फोर्सेस रिप्रेजेंटिंग डिजायर एंड हेट। फायर और आइस दो अपोजिट फोर्स हैं जो एक डिजायर को और दूसरा हेट्रेड यानी नफरत को शो करता है। येट बोथ लीड टू डिस्ट्रक्शन, जबकि दोनों ही क्या करते हैं, लीड टू डिस्ट्रक्शन, दोनों ही तबाही की तरफ लेके जाते हैं। जी, आगे कैरी ऑन करेंगे, हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ, दैट इज एनाफोरा। एक्चुअली एनाफोरा है क्या, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कुछ लाइंस के थ्रू। रिपीटिशन ऑफ सम से emphasizes differing opinions about destruction। मीन्स जब कोई भी वर्ड लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट हो। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड अगर पोइट्री सेक्शन में एक या दो लाइन के स्टार्टिंग में यूज होता है, दैट इज नोन एज एनाफोरा। तो यहाँ देखा हमने रिपीटिशन ऑफ सम से, फर्स्ट लाइन में भी आया सम से द अर्थ विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, है ना, तो सम से जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई ये इंडिकेट करता है एनाफोरा।
नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई है दैट इज एलिट्रेशन। वर्ड्स पे फोकस करिए, साउंड्स पे फोकस करिए। हमने कहा ना अगर साउंड सेम साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन होता है। जी सम से, सम में एस और से में भी एस। आप नोटिस करेंगे, हम देख पाएंगे कि सम से इन वर्ड्स में दोनों में ही आप देखेंगे यहाँ से में एस और सेम वे यहाँ हम देखेंगे कि सम में एस। दोनों ही वर्ड में सेम साउंड एज रिपीट हुआ है। दैट्स व्हाई ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में जिसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं वही यहाँ पे यूज। आगे कैरी ऑन करेंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारी यहाँ पे यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग मान। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ। नैरेटर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेट को अच्छे से जानता। अब हेट क्या है? नफरत। कोई इंसान है क्या? नहीं ना। हेट इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज एज इफ इट इज समथिंग द पोइट हैज पर्सनली। जी हाँ, यहाँ हेट को पोइट ने ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे वो हेट को पर्सनली जानता हो, खुद से जानता हो, अच्छे से। तो पोइटिक डिवाइसेस में आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस की, दैट इज मेटाफर। मेटाफर क्या? मेटाफर सिमिली का भाई है। सिमिली कंपैरेटिव वर्ड का यूज करता है एज लाइक और सो का कंपैरिजन करने के लिए, और मेटाफर कंपेयर करता है लेकिन एज लाइक और सॉरी सो के यूज के बिना। जी हाँ, तो हमने देखा फायर एंड आइस एज मेटाफर फॉर डिजायरेबल, दोनों को कंपेयर किया लेकिन विदाउट यूजिंग द वर्ड एज लाइक और। समझ आ रहा है ना क्या कह रहे हैं हम? जी हाँ। द नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज एंजेममेंट। एंजेममेंट क्या होता है भाई? बताया था ना कि विदाउट पंक्चुएशन मार्क अगर कोई लाइन कैरी ऑन कर जाती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट लाइन में, तो एंजेममेंट होता है। जी हाँ, हमने लाइन देखी, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। नेक्स्ट लाइन में आया विदाउट पंक्चुएशन मार्क, सम से इन आइस। जी हाँ, तो हमने देखा कि फर्स्ट लाइन सेंटेंस पूरा करने के लिए सेकेंड लाइन में कैरी ऑन कर दी विदाउट पंक्चुएशन मार्क। दैट्स व्हाई यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी बेटा? एंजेम। जी, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस हमारी यहाँ पे यूज हुई दैट इज सिंबलिज्म। इमेजरी में हमने इमेजिन किया, सिंबलिज्म में सिंबलाइज करेगा नरेटर। नरेटर ने सिंबलाइज किया। फायर किसका सिंबल बताया? सिंबल ऑफ डिजायर, डिजायर का सिंबल है। वही दूसरी तरफ आइस को किसका सिंबल बताया बेटा? जी, आइस को सिंबल बताया नरेटर ने हेट्रेड का, नफरत, हेट। तो आई होप ये जो पोएटिक डिवाइसेस हमने यहाँ डिसाइड की ये समझ में आई होगी। एग्जाम्स में बहुत पूछ लिया, ध्यान रखिएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो ये पोएटिक डिवाइसेस लिटरेरी टर्म्स जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे हम कैरी ऑन करेंगे अपने एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को से रिलेट करते हैं। आप मेरी हेल्प करेंगे ना, मदद करेंगे ना मेरी? कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए चुटकियों में यूं चुटकी बजाते ही हम सॉल्व कर देंगे। देखिए बिल्कुल अभी तो डिस्प्ले पे आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले भी ये बताया बेटा कि पोइट्री सेक्शन में राइमिंग स्कीम, राइम्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी फॉर्म का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? ऑप्शंस आर ए बी, ए ए, बी सी बी, या ए ए, बी ए, बी सी बी, और ए ए, ए बी, बी सी डी, अदरवाइज, और ए बी, ए बी, बी सी बी। आइडेंटिफाई करिए, किसी भी एक स्ट्रेंजा को उठा के देखिए। भाई जो भी स्ट्रेंजा आपके सामने थे उन स्ट्रेंजाज में से किसी भी एक स्ट्रेंजा को उठा के देखिए, हम राइमिंग स्कीम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ जो आपके सामने फर्स्ट स्ट्रेंजा है, फर्स्ट स्ट्रेंजा में फर्स्ट वर्ड क्या आया? हमारा फर्स्ट स्ट्रेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड आया फायर। फायर से रिलेट किया डिजायर और फायर, मीन्स ए बी ए ए, करेक्ट। सेकंड स्ट्रेंजा के लिए जो हमारा राइमिंग स्कीम आई
उस पे हम फोकस करेंगे एक बार। ट्वाइस, आइस और सफाइस। अगेन सी डी सी सी। जी हाँ, तो हमने आइडेंटिफाई करना है अपनी पोइटिक सॉरी राइमिंग स्कीम को। तो राइमिंग स्कीम जो हमारी यहाँ आती है वो क्या आती है, आइडेंटिफाई करिए। राइमिंग स्कीम हमारी आती है ए बी, ए बी सी, बी सी बी। जी हाँ, सेम अगर राइम, सेम साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो राइमिंग स्कीम हमारी आगे कैरी आउट होती है। पोम की राइमिंग स्कीम के बाद हम आगे बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ड विल एंड इन फाइव। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा ठीक है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, पहचानिए बेटा। सब में क्या लिया हमने, एस। से में क्या रिपीट हुआ, एस। तो जब सेम साउंड रिपीट होता है क्या हो जाता है, एग्जैक्टली एलिट्रेशन हो जाता है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। डिस्प्ले पे आपके शो होगा क्वेश्चन नंबर 4। हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, हमने स्कोर करना 80 आउट ऑफ 80। एनी हाउ 80 से नीचे नहीं चलना, दैट्स व्हाई। चलिए कैरी ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट deals with a very sublime subject in the poem Fire and Ice. What is the subject? यह फायर एंड आइस में जो सब्जेक्ट उन्होंने शो करने की कोशिश की, सिंबलाइज करने की कोशिश की, जो रिप्रेजेंट किया, वो कौन से हैं? लव एंड हेटेड है, एंड ऑफ द वर्ल्ड है, फ्रीडम है, या नन ऑफ दीज है। जी हाँ, इट्स लव एंड हेट। हमारा जो रूट वर्ड यहाँ पे उठाया हमारे नेरेटर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने, उन्होंने कोशिश की बताने की, समझाने की, इन दोनों के थ्रू लव एंड हेटेड दोनों को मेन सब्जेक्ट उन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कन्फेस किया, क्या एक्सेप्ट किया कि हाँ किस चीज को उन्होंने खुद फील किया और वो किसका फेवर करते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले पे हैं। ही हैज रिटन द पोम क्विकली, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पोम को क्विकली लिख लिया, नहीं भाई। ही हिमसेल्फ हैज फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजायर, उन्होंने खुद से डिजायर को फील किया। जी हाँ, उन्होंने खुद से डिजायर को फील किया, दैट्स व्हाई उन्होंने फेवर भी किया हुआ है डिजायर का, फायर का। तो बाकी 2 ऑप्शन तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट हम देखें कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि नरेटर ने खुद ये चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी डिजायर को फील किया है, डिजायर को महसूस किया है। डिस्प्ले पे अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट एक प्रोज का तो दूसरा पोएट्री का जरूर मिला करता है। यहाँ पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आपके सामने डिस्प्ले पे है। सम से द वर्ल्ड विल एंड विद इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फील ऑन फायर। तो पोएट ने ये जो 4 लाइनें हमको दी हैं, इन 4 लाइंस में हमको रिलेटेबल क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट डज फायर रेफर? पोइट के हिसाब से फायर क्या, आइडेंटिफाई करिए। तो हमने सिंगल सेंटेंस में आंसर दिया, अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर रेफर्स टू वायलेंस डिजायर। फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, डिजायर्स को, पैशन एंड जेलसी। जी हाँ, इन तीनों फीलिंग्स को शो करती है फायर। कीप रिमेंबर द मेन एंड रूट वर्ड इज डिजायर। The next question is the poetic device used in the above extract is। अब ऊपर जो आपकी 4 लाइन्स आपको गिवन है, इन 4 लाइन्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस हुआ है आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया एनाफोरा। एनाफोरा में 2 अपोजिट क्वालिटीज दी होती हैं। ऑक्सीमोरॉन में वो 2 अपोजिट क्वालिटीज एक साथ दी होती हैं जिसको विरोधाभास कहते हैं। तो लाइफ इज अ बिटर स्वीट, मैरिज द बिटर स्वीट, शादी कड़वा लड्डू है, खाना है जो खाए को पछता है, जो ना खाए को पछता है।
तो ये कह रहा था ऑक्सीमोरन। तो यहाँ हमने आइडेंटिफाई करना क्या ऑक्सीमोरन है, नहीं, जस्ट अभी हमने जब पीछे पोएटिक डिवाइस को कंफर्म किया था, स्टडी किया था, तो हमने देखा वहां कि यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है दैट इज साइमोफोरा। जी, अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आगे की तरफ लेके चलेंगे। व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हू फेवर फायर? पोइट उन लोगों के साथ क्यों खड़ा होता है जो फायर को फेवर करते हैं? तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। द पोइट एग्रीज विद दोज who believe that the world will be destroyed, sorry, by fire and thus connected with it. जी, पॉइंट उनके साथ खड़ा होता है जो कहते हैं कि फायर से डिजायर से आपका एंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी अ पिकअप। पॉइंट के हिसाब से डिजायर जो है वो ज्यादा पावरफुल है और बहुत जल्दी दुनिया को खत्म करने वाली है। ऐसा पॉइंट शायद इसलिए कहता है क्योंकि उसने खुद डिजायर को फील। Moreover, the fact that he has had personal experience with desire leads him to conclude that the world will end. जैसा कि हमने बताया कि पोइट ने खुद से डिजायर को फील किया है और जब उसने डिजायर को खुद फील किया दैट्स व्हाई वो उन लोगों का फेवर करता है जो कहते हैं द अर्थ विल एंड इन। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे टू पोम से पोइट हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? जी, तो पोइट हमें बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इनएविटेबल। दुनिया में चाहे लाइफ हो या डेथ हो, दोनों इनएविटेबल है। लाइफ ट्रांजिस्टरी है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, और डेथ तो इनएविटेबल है, मीन मौत आनी ही आनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही आ जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखेंगे आगे, बात करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस 10 ईयर्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं अलग अलग टेक्स्ट में, हमको देखने को मिलते हैं। उनमें फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरीली एंड इन फायर। पोएट उनका फेवर क्यों करता है जो लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया का एंड हो जाएगा? आंसर हमने नरेट किया। द पोएट टेक्स साइड विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड बाय। आंसर को छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे सेंटेंस में अगर हम नरेट करते चले जाएंगे हमारी वर्ड रहेगी। तो हमने देखा था पोएट टेक्स साइड विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पोइट उन लोगों की साइड लेता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया फायर से, डिजायर से, नफरत से, सॉरी, डिजायर से मीन्स ग्रीड से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट्स व्हाई फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद इट। तो फ्रॉस्ट ने फायर को किससे कनेक्ट किया? डिजायर से। अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज पावरफुल एंड कैन ब्रिंग अप टू। पॉइंट ने ये बताने की कोशिश की कि फायर यानी कि डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और रैंडम वो दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। He states that he had personal experience with desire which lead him to conclude that the world will end due to fire। जी हाँ, पोइट ने खुद डिजायर को यानी कि फायर को, ग्रीड को फील किया है। दैट्स व्हाई वो उन लोगों के साथ खड़ा है जो कहते हैं द अर्थ विल एंड ड्यू टू फायर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टोन ऑफ द स्पीकर कंट्रास्ट विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टोन सीबीएसई एग्जाम्स में मोस्टली अब टोन पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो चाहे तो वो एक्सपेक्ट हो या फिर जनरल शॉर्ट्स हो जो चैप्टर से रिलेटेड आपके आते हैं, तो उनमें टोन और लैंग्वेज पोइट की जरूर पूछी जाती है। वही हमको यहाँ पे दिखाई देनी है। तो हमने देखा इन द फॉर्म फायर साइड द स्पीकर इज प्रेजेंटिंग हिज पर्सनल ओपिनियन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन अ कैजुअल
एंड कन्वर्सेशनल। पोइट ने यहाँ कौन सी टोन का यूज किया? कैजुअल, जो डेली यूज में हम लेते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया, और कन्वर्सेशनल, जो बातचीत का तरीका है, उसको पोइट ने यूज किया। इन कंट्रास्ट टू द सीरियस मेथड which poem presents the use of the casual tone indicates casualness with which humanity has been taking a walk and moving upon the way of self-destruction। पोइट ने हमको सिंपल वे में, साधारण वे में, थोड़ा सा कैजुअल होते हुए, थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हुए हमको ये बताने की कोशिश की, ह्यूमनिटी हैज बीन टेकिंग अ वॉक, इंसान युद्ध की तरफ, लड़ाई की तरफ जा रहा है, मूविंग अपॉन द वे ऑफ सेल्फ, और इंसान को इस दुनिया को नष्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। इंसान खुद को अपनी दुनिया को प्यारी से क्वेश्चन नंबर 5। Both poems, Dust of Snow and Fire and Ice, use contrasting elements of nature to convey their respective messages about life and human emotions, but they do it differently. Examine these differences। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, कई बार सीरियस दो पोम कोई सी आपको दे देगा, कोई से तो लिटरेरी लिटरेचर यानी कि प्रोज सेक्शन के चैप्टर्स दे देगा, उन दोनों में कंपेयर कराएगा, कोई से दो कैरेक्टर्स जाएगा। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया की दोनों पोम दे दी और दोनों में कंपैरिजन पूछा गया, सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस पूछे गए, उनके मैसेज। जी, तो देखेंगे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू हमको क्या मैसेज कन्वे करने वाले हैं, उन्होंने क्या मैसेज हमको कन्वे किया था। डस्ट ऑफ स्नो emphasizes the potential for beauty and renewal in the smallest aspects of nature, whereas fire and ice explores the darker aspects of human desire and hatred, highlighting the destructive forces shaping human desire। जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फॉक्स भैया ने ये हमको बताने की कोशिश की कि इंसान का एटीट्यूड, जो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी है, जिसका थिंकिंग लेवल, उस पर डिपेंड करता है सारा। मतलब छोटी छोटी चीजें नेचर की, वो हमारी लाइफ को जो हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पॉइल होने वाली थी, उसको सेव कर सकती है, बचा सकती है। तो उन्होंने हमें बताया कि कभी भी हमको ब्लेस नहीं होना चाहिए। वही फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने क्या बताया, डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड हेट्रेड, हाईलाइटिंग द डिस्ट्रक्टिव। भैया ने बताया फायर और डिजायर, आइस और हेट्रेड, ये दोनों ही दुनिया को खत्म करने में अपने आप में पावरफुल है और पूरी दुनिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो एम्प्लॉय द इमेजरी ऑफ लाइटनेस, जहां एक तरफ डस्ट ऑफ स्नो जो है वो इमेजिनेशन क्रिएट करता है लाइटनेस का, हल्केपन का, यहाँ किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुद्धता को, एंड सेरेनिटी थ्रू द स्नोफॉल एंड हेमलॉक, जो हमको ये शो करती है दो चीजों के थ्रू कि जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर सके, कभी नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फैक्ट हो सकते हैं। इन कंट्रास्ट, वही अपोजिट साइड, fire and ice utilizes imagery of destruction and intensity, highlighting the darker aspects of, जहां डस्ट ऑफ स्नो ये बताने की कोशिश करती है कि इंसान पॉजिटिव हो सकता है, वहीं फायर एंड आइस कंट्रास्ट में ये बताती है कि इंसान अगर नेगेटिव हो जाए तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ध्यान रखना, हमने नेगेटिव नहीं होना, हमने पॉजिटिव, 80 आउट ऑफ 80 गेन करने हैं ना लिटरेचर में एंड लैंग्वेज में। जी हाँ, इंग्लिश के एग्जाम हमको 80 आउट ऑफ 80 बने रहिए पवन भैया के साथ, देखेंगे आगे, कैरी ऑन करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों को कैसे कंपेयर किया। इन डस्ट ऑफ स्नो द स्पीकर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू नेचर इज वन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन। तो डस्ट ऑफ स्नो में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जो है वो नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं नेचर को, नेचुरल थिंग्स को। Conversely, fire and ice evokes a sense of fear and contemplation about the destructive forces inherent in human.
वहीं दूसरी तरफ फायर और आइस, जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया कहते हैं दोनों कैपेबल हैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने। Dostoevsky focuses on the idea of small unexpected movements. जो हमारी Dostoevsky वो छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स पे फोकस करती है, इन नेचर लीडिंग टू पॉजिटिव चेंज एंड रिन्यूअल इन द इंडिविजुअल। वो रिन्यूअल में पॉजिटिव चेंज में बिलीव करती है। वहीं दूसरी जो फॉर्म है हमारी फायर एंड आइस सजेस्ट दैट these internal forces have potential to shape not only individual life but also the fate of human beings as a whole। जी हाँ, रॉबर्ट रॉस भैया जहाँ एक फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन में ये बताते हैं कि पॉजिटिव रहिए, भाई सेकंड जो फॉर्म है हमारी फायर एंड आइस, वहाँ भैया हमको सजेस्ट करते हैं कि भाई ये वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो किसी भी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इवन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने आप में पावरफुल होते हैं। क्या तो, ध्यान रखना है हमको कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम पूरे चैप्टर को कैसे ध्यान रखें। तो कुछ इमेजेस जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखाता था, देखेंगे ध्यान से, इनसे हमारी फॉर्म हमको ध्यान रहेगी। एक तरफ जो येलो कलर है वो इंडिकेट कर रहा है फायर को, और जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है आइस को। ध्यान से देखें अगर हम नेक्स्ट पिक्चर को, तो यहाँ हमको ये समझ में आया कि दो इंसान हैं जो आपस में एक दूसरे से या तो डिजायर या तो ग्रीड शो कर रहे हैं, या फिर जेलसी शो कर रहे हैं, या hatred शो कर रहे हैं। वहीं हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टंग फाइट हो रही है, एक तरफ फायर है तो दूसरी तरफ आइस। जी, तो इस चैप्टर को, यहाँ जो लास्ट इमेज आपकी नजर आती है आपको, मैं कहूंगा कि जो लास्ट इमेज है जहाँ दो हैंड आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ज्वाइंट नजर आ रहे हैं, अगर ये दोनों हाथ उल्टे की जगह सीधे होकर मिल जाते तो ये श्योर था कि वो पावर बन जाती है, वो ताकत बन जाती है, वो कैपेसिटी बन जाती है। जी हाँ, अगर आप और हम ऐसे ही मिलकर स्टडी करते रहे तो ये श्योर है कि हमारी इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज के एग्जाम में, सीबीएसई 10th के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए आर्य पाठशाला के साथ, अपने पवन भैया के साथ, और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जस्ट कीप रिमेंबर, आई कैन एंड आई विल, वी कैन एंड वी विल, we will achieve our target, achieve our aim, achieve our goal। तब तक बने रहिए आर्य पाठशाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर एक नई शुरुआत के साथ, एक नए वंशों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।